जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस मैथ्स, और एडवांस मैथ्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर पढ़ रहे हैं लाइन एंड एंगल, मतलब होता है हिंदी में रेखा और कोण। और ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं। इससे पहले हमने 3-4 क्लास डाल लिए हैं, उसमें हमने कुछ क्लास जो है हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, कुछ थ्योरी बताए हैं, उसके बाद से सीधा क्वेश्चन में आ गए थे। तो आज भी हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, लिखा क्या है। लेकिन देखिए त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC। जैसे मैं एक त्रिभुज बना ही लेता हूँ ताकि आपको बताने में मुझे आसानी होगी बड़े में। ये त्रिभुज ABC है, ठीक है। जैसे से बोलते हैं ऐसे करते जा रहा हूँ। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ये A, ये B और ये C, ठीक है। ये त्रिभुज हमारा ABC है। इसमें क्या होगा, त्रिभुज ABC में जो B जो है ना, जो BD, यहाँ पर हमको जो BD बनाना है, B का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। B कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब इसका हमको आंतरिक कोण समद्विभाजक बनाना है। तो समद्विभाजक कोण का क्या मतलब होता है? पहले तो ये समझ लीजिए कि कोण समद्विभाजक क्या होता है। किसी कोण को जैसे यहाँ मैंने एक कोण बनाया है ना, इस कोण को आधे आधे भाग में बांटना। इस कोण को आधे आधे भाग में बांटना। मान लेते हैं यदि ये 90 डिग्री का है, यदि हम यहाँ पे ऐसा कोई लाइन खींचें जिससे ऊपर भी 45 अंश हो जाए और नीचे भी 45 अंश हो जाए, तब हम इस लाइन को कोण समद्विभाजक कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण समद्विभाजक। और ये आंतरिक है, त्रिभुज के अंदर होगा। ये आंतरिक और बाह्य हो सकता है, ठीक है। तो क्या समझा हमने? समद्विभाजक किसी भी कोण को बराबर 2 भागों में बांट देना कोण समद्विभाजक कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे तो ये हमारा कोई काम कर, इसको मिटा देते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो हमें इसका क्या बनाना है? आंतरिक कोण समद्विभाजक। ये देखिए, ये है आपका आंतरिक कोण समद्विभाजक, ठीक है। ये इसका नाम क्या दिया गया है? ये है हमारा B और D, ये है BD। उसके बाद क्या बोला है? भुजा BC है ना, भुजा BC को आगे P तक बढ़ाया गया है। भुजा BC, ये देखिए भुजा ऊपर है, भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है। ये BC है नीचे, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है जो आपके D में आके मिल जाता है ना। और ये BC को कहाँ काटता है? BC को Q पे काट रहा है और AC को P पे काट रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब भुजा AC और भुजा AB को बिंदु P और Q पर काटती है, हमने काट दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो लास्ट वाला भुजा है नीचे वाला, उसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमने बढ़ा दिया। अब इसका भी हमको समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक खींचना है। कोण समद्विभाजक CD खींचना है। तो इसका कोण समद्विभाजक क्या होगा? ये कोण समद्विभाजक है CD। कोण समद्विभाजक कहने का मतलब ये होगा कि ये कोण ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये बीटा है ना, तो ये भी बीटा होगा, क्योंकि ये भी समद्विभाजक है। अब कुछ वैल्यू दिया गया है। वैल्यू क्या दिया गया है? हमको P और Q की वैल्यू दिया गया है 2। इसकी 2 वैल्यू दी गई है, ये 2 है ना, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और वैल्यू दी है PC। PC कहाँ पे है? ये P से C तक हमको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना? 8 सेंटीमीटर दिया गया है। पूछा क्या गया है? B और Q पूछा गया है। पूछा क्या गया है? B और Q पूछा गया है, ठीक है। B और Q का मान हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। इस B और Q का मान हमको ज्ञात करना है। तो B और Q का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखिएगा। चलिए अब B और Q का मान हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये अगर समानांतर रेखा है, हमने कहा है कि ये समानांतर रेखा है ना, तो इसको अगर ऐसे बढ़ा दूँ है ना, और ये आगे बढ़ाए, तो क्या ये AD जो AC है एक तिर्यक रेखा की तरह कार्य कर रहा है? जो AC है क्या तिर्यक रेखा की तरह कार्य कर रहा है? अगर तिर्यक रेखा की तरह कार्य कर रहा है तो इतने पूरे अंश को हम बीटा बोल सकते हैं। किससे? एकांतर कोण से। तो ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा बीटा। अब देखिए, कोण ये वाला और कोण ये वाला, ये दोनों बीटा है। बीटा का मतलब जितना भी वैल्यू होगा 10, 5 जो भी है, फिर हम इसको बीटा। तो क्या हो गया, जब 2 कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होती है। क्या कहा मैंने? तब त्रिभुज किस में देखना है? ये देखिए, आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो त्रिभुज आपको देखना है PDC में, है ना। ये PDC में आपको देखना है,
ठीक है, PDC में आपको देखना है, PDC में। तो ये भुजा बराबर है B और ये बीटा है, तो ये कोण, ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे क्योंकि इसके सामने के कोण बराबर हैं, बराबर होंगे। तो P से C तक की दूरी 8 है, ठीक है, P से C तक की दूरी 8 है। तो जब इसकी 8 है तो P से D तक की भी दूरी 8 होनी चाहिए, क्योंकि ये कोण क्योंकि इनके सामने के कोण बराबर हैं तो भुजा भी बराबर होंगे, तो भुजा हमने बराबर कर दिया, ये 8 हो गया। अब हमको D से Q तक की वैल्यू निकालना है, अब हमको D से Q तक की वैल्यू निकालना है, ठीक है, हमको D से Q तक की वैल्यू निकालना है। तो D से Q तक कितना हो जाएगा, यहाँ तक 8 फिर ये 2, तो D से Q तक की वैल्यू क्या हो जाएगा, D से Q हो जाएगा 10, D से Q हो जाएगा 10, D से Q हो जाएगा 10, ठीक है, D से Q तक की हो गया 10, और DQ बराबर BQ है, ठीक है, DQ बराबर BQ है, DQ बराबर BQ है। जब DQ की वैल्यू 10 है तो BQ की भी वैल्यू 10 ही होगी। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे चित्र दिया गया है उसमें आपको मान निकालना है, नीचे चित्र दिया गया है उसमें आपको इसमें मान निकालना है। मान कैसे निकालते हैं, ये देखिएगा, ये पूरा जो मान है ना, ऊपर वाला देखिएगा, ये ऊपर वाला देखिएगा, ये इतना मान जो है 236 है, और इस आपको पता है एक कंप्लीट एंगल कितने का होता है, एक कंप्लीट एंगल होता है 360 का, तो 360 का कंप्लीट एंगल होगा। बाकी हमको आधा एंगल दे दिया गया, आधा से ज़्यादा एंगल दिया है, तो शेष एंगल कैसे निकालेंगे, 360 है माइनस करके, तो 236 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 10 में 6 गया 4, ठीक है, 6 में 4 गया 2 और ये 124। तो ये जो वैल्यू है ये वाला है ना, ये बड़ा वाला नहीं, ये छोटा वाला वैल्यू हमारा आ जाएगा 124, ठीक है, छोटा वाला वैल्यू आ जाएगा 124। अब देखिए ये दो रेखाएं आपके समानांतर है, OE, ये O और E और B और D समानांतर है। जब समानांतर है तो ये जो रेखा तिर्यक रेखा की तरह काम कर रही है, ये जो रेखा है ये तिर्यक रेखा की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो जहाँ जितना अंश यहाँ बनेगा 138, यहाँ भी उतना ही अंश बनेगा संगत कोण की वजह से, तो यहाँ का वैल्यू क्या आ जाएगा 138, ठीक है, 138 हो गया। अब आपको देखना है त्रिभुज में देखना है, त्रिभुज कौन से त्रिभुज में देखना है, त्रिभुज है आपका ए, है ना, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, ये देखिए त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में देखिए आप, ऊपर वाला त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, क्या ये जो वैल्यू है इसका बाह्य कोण है 138, और बाह्य कोण का योग कैसा होता है, बाह्य कोण का योग शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो एक कोण हमारा ये हो गया और एक कोण ये हो गया। हमको एक कोण की वैल्यू पता है 124, और 124 को यदि हम 138 में माइनस कर दे तो हमको थीटा के वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, थीटा का वैल्यू हमको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस करने पर, आंसर नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में PR समानांतर है UV के, PR समानांतर है UV के और PQ समानांतर है RS के। तो जैसे जैसे पहले बोला गया है वैसे हम बनाते जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या बोला है, PR कहाँ पे है, ये हो गया हमारा PR। उसके बाद इसमें बताया गया है UV, ये PR थोड़ा बड़ा हो गया, PR छोटा कर दूँ, यहाँ तक लीजिए PR। उसके बाद ये है हमारा UV, ये समानांतर थोड़ा ऊपर नीचे बनेगा, ठीक है। अगला बोल रहा है कि PQ और RS, PQ, तो PQ इधर आ जाएगा और ये RS हो जाएगा, ये आपस में समानांतर है, तो उसका से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमको कोण का कुछ वैल्यू दिया गया है, कोण हमको बनाना है। कोण कैसे बनाना है ये देखिएगा, एक कोण तो ऐसे बनेगा और ये ऐसा इसमें ऐसा चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसा सेम मानिएगा, बनाने हैं उसको ये। अब हमको मान रखना है कहाँ, ये देखिएगा मान कहाँ रखना है। तो इस कोण की वैल्यू क्या है, मैं बगल में लिख रहा हूँ, इस कोण की वैल्यू क्या है, इस कोण का वैल्यू है 30 अंश, ठीक है, इस कोण का वैल्यू है 30 अंश। बाकी ऊपर का वैल्यू है आपका 45 अंश, इस कोण का वैल्यू है
45 अंश। ठीक है, अब आपको पूछा क्या गया है, ये देखिएगा, पूछा गया है कोण QPR, कोण, पहले तो नामकरण में कर दूँ, नामकरण में किया नहीं हूँ। ये हो गया P, ये R, ये Q और ये S, ये U, ये V और ये T। पूछा क्या गया है कोण QPR, कोण तो Q कहाँ पे है, Q कहाँ पे है हमारा, कोण ये है लास्ट में, ये QPR, हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, QPR का मान निकालना है, प्लस TUV का, TUV इसका मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि UV और जो PR है ना, ये समानांतर है, UP है और UR है जो समानांतर है। ठीक है, समानांतर है तो क्या मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूँ इस प्रकार से। ठीक है, ये मैंने आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाने पर हमको इसका मान क्या मिलेगा, जैसे यदि हम इसको आगे बढ़ा देते हैं तो इसका मान हमको क्या मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, मैं फिर से बना रहा हूँ, छोटा छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको एक बार में समझ आ जाए, या फिर इसी पेज को मैं जूम कर देता हूँ, है ना, जूम करूँगा तो आपको आराम से एक ही पेज में बनते नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इसको मैंने जूम कर दिया। अब देखिए, अब इसी में हम क्वेश्चन बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए, इसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये हमारा समानांतर रेखा, यदि इस रेखा को मैं यदि आगे बढ़ा दूँ, है ना, ये हमारा समानांतर रेखा है, यदि इस रेखा को मैं आगे बढ़ा दूँ तो देखिए, इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ, ये ठीक है, ये फ़ॉन्ट थोड़ा मोटा हो रहा है, थोड़ा छोटा बना लूँ मैं। ठीक है, चलिए इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ इस प्रकार, ऐसे, है ना, क्योंकि ये समानांतर रेखा है। अब हमको मान निकालना है इसका, तो हम इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, इसको मान लेते हैं बीटा और इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। ठीक है, इसको मान लेते हैं बीटा और इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। उसी प्रकार इसको भी मैं आगे से आगे बढ़ा लेता हूँ इस प्रकार। अब ये सभी समानांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, अब देखिए, हमको यदि ये अल्फ़ा माने हैं तो यहाँ पे जो कोने पे एक छोटा सा बनेगा, है ना, ये वाला, इस कोने में जो छोटा सा बनेगा, इसका भी वैल्यू आपका अल्फ़ा ही होगा, क्योंकि ये संगत कोण के हिसाब से। ठीक है, संगत कोण के हिसाब से। तो अब आपको देखना है, यहाँ कटान बिंदु पर मैं ओ नाम दे देता हूँ। अब आपको त्रिभुज किस में देखना है, त्रिभुज RSO में देखना है। RSO में इस कोण का मान क्या होगा, त्रिभुज के एक बाह्य, यदि किसी एक कोण को बढ़ा दिया जाता है, किसी एक भुजा को, तो बनने वाला कोण क्या होता है, त्रिभुज के शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 30। यहाँ पे 30 लिखा है ना, अंदर में 30 लिखा है, तो ये अल्फ़ा प्लस 30 हो गया। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा प्लस 30। अब देखिए, ये अल्फ़ा प्लस 30 और कहाँ हो सकता है, ये जो अल्फ़ा प्लस 30 है और कहाँ हो सकता है, ये देखिएगा, ये जो अल्फ़ा प्लस 30 है ये कहाँ होगा, ये देखिएगा। ये एक आपको S और T आपको नज़र आ रहा है, ये S और T, ये हो गया S और ये हो गया T। ठीक है, ये ST एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ इस एंगल पे, है ना, यहाँ भी इस एंगल में ये अल्फ़ा के वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ भी इसी एंगल पे अल्फ़ा प्लस 30 होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 30 है, जगह इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब चलते हैं बीटा के लिए। अब त्रिभुज T, यहाँ पे कुछ और नाम दे देता हूँ, M दे देता हूँ, इसको कुछ और नाम दे देता हूँ, M। तो त्रिभुज आपको देखना है TMU में क्या होगा, ये जो बीटा है बाह्य कोण है, जो बीटा है बाह्य कोण है। ठीक है, जो बीटा है वो आपका क्या कोण है, बाह्य कोण है, जो बीटा है वो बाह्य कोण है। यदि इस बीटा के इस वैल्यू को माने तो क्या होगा, पूरा एक स्ट्रेट लाइन 180 का होता है, पूरा एक स्ट्रेट लाइन जो है 180 का होता है। तो अंदर का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ का वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अंदर का वैल्यू ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा।
ठीक है, ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा। अब आप इस m की वैल्यू निकालिएगा। यहाँ पे जो कोण है इसकी वैल्यू निकलेगा क्या, क्योंकि अब इसको बाह्य कोण के हिसाब से हम लेने वाले हैं, इसको ऐसे बाह्य कोण के हिसाब से लेने वाले हैं। तो m क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो कोण होगा और यहाँ जो कोण होगा उसका इसका योग, ठीक है। इस बाह्य कोण का योग क्या होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा 180 माइनस बीटा प्लस 45, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा 180 माइनस बीटा प्लस 45, इसका योग होगा, ठीक है। ये पता चल गया। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको पहले कि ये नीचे का वैल्यू क्या होगा, इस नीचे का वैल्यू क्या होगा, तो ये नीचे का वैल्यू था 130 अल्फ़ा प्लस 30 और ऊपर का वैल्यू क्या है 180 माइनस बीटा प्लस 45, ठीक है 45। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों सम्मुख कोण है ना, ये ऊपर और ये नीचे के सम्मुख कोण है, ठीक है। और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ नया में 180 माइनस बीटा प्लस 45 बराबर, है ना, ये हो गया अल्फ़ा प्लस 130। अब अल्फ़ा और बीटा को एक पास ला लीजिए, क्योंकि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का योग बताना था। क्वेश्चन के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा का योग बताना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का योग बताना है तो सभी को एक साइड ले आइए और बाकी को दूसरे साइड ले आइए। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको 195 मिलेगा, ठीक है, 195 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र में ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी समानांतर है सी डी के और हमको x का मान ज्ञात करना है। ए बी ऊपर लिखा है ना, ए बी ऊपर लिखा है और सी डी नीचे है, ए बी ऊपर लिखा है और हमको सी डी नीचे है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, है ना, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ ऐसे और इसको नीचे ले आता हूँ, ये इस प्रकार का, ठीक है। तो एक सीधा लाइन बन गया। अब क्या होगा, मुझे इस बाह्य कोण का मान निकालना है। बाह्य कोण का योग क्या होता है, अंदर दो कोणों का योग। तो यहाँ 3x है और 4x है, टोटल हो जाएगा 7x, टोटल हो जाएगा 7x, ठीक है, टोटल हो जाएगा 7x। यहाँ शीर्षाभिमुख कोण 5x है अंदर में, तो यहाँ का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये भी आपका 5x आ जाएगा, ठीक है। अब इस बाह्य कोण का मान क्या आ जाएगा, इस बाह्य कोण का मान शेष दो कोण के योग के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 5 11x, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। अब देखिए आपको पता है कि यदि दो तिर्यक रेखाएं हैं, यदि तिर्यक रेखा ऐसे काट देती है तो अंदर इसका और इसका योग 180 होता है, ये हमने पढ़ा है ना। इस दोनों कोण का योग 180 होता है, तो यहाँ तो लगभग सेम है दोनों, है ना, यहाँ भी तो वही कंडीशन बन रही है, तो दोनों को हम 180 के बराबर ले आते हैं। दोनों का योग 180 होता है, ठीक है, दोनों का जो योग है वो 180 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 11x, है ना, इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा आपका 18x प्लस 180, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 कटने के बाद। 18 से कटेगा 10 बार में, तो x का वैल्यू 10, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में, है ना, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समान एक दूसरे के समानांतर है, तो सही शब्द सुनिए। ऐसे में आपको बताया था कि जो इस साइड होता है और जो लेफ़्ट और राइट साइड का योग क्या होता है। देखिए अब ये ए है, इसको मैं पूरा बड़ा करता हूँ ताकि इसमें भी आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, इसमें देखिएगा ये ए है, तो ए वाला क्या बन जाएगा, 180 माइनस ए बन जाएगा, है ना, 180 माइनस ए बन जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका 180 माइनस ए, ठीक है। उसी प्रकार ये हो जाएगा 180 माइनस जी, ठीक है, 180 माइनस जी। अब देखिए जो इस साइड होंगे, है ना, राइट साइड होंगे 180 माइनस ए, सी, ई और 180 माइनस जी, इसका योग होगा आपके बी, डी और एफ के बराबर, ठीक है। इसका योग हो जाएगा बी डी एफ के बराबर,
तो उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे पर लिखने का जगह नहीं बन रहा है। 180 माइनस, देखिए मैं इसे शॉर्टकट यहीं को बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास लिखने का स्पेस नहीं बन पा रहा है। यदि आपको एक साइड क्या लेके आना है, एक साइड आपको लेके आना है b प्लस d प्लस f, ये एक साइड रहेगा। बाकी जो आपका 180 माइनस a है, ये c है और ये e है ना, और ये जो 180 माइनस g है ये एक साइड रहेगा, ये आपके एक साइड रहेगा। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करके आप जैसे ही लाओगे तो आपके आंसर आ जाएगा ये वाला, है ना। मेरे पास फ़ोन में जगह कम है इसलिए नहीं बता रहा हूँ इसको, पर होगा इसी, है ना। इसके इक्वल में आपको क्या लाना है, 180 माइनस ए सी ई और 180 माइनस जी को लाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 360 सी ई प्लस ई इज इक्वल टू बी डी एफ जी ए जी वाला आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट में करेंगे, अगले बार में। ये इसमें थोड़ा डाउटफुल है कुछ क्वेश्चन में, अगले देखिएगा। 1 मिनट, ये ठीक है कर लेंगे इसको आराम से। ये वो वाला डाउटफुल था जो अगला वाला है। इसमें आपको x का मान निकालना है। इसमें आपको क्या निकालना है, x हो तो उसकी किया गया तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, कौन सा सही है ये बोला गया है, कौन सा सही है बोला गया। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 180 होती है। वैसे यहाँ पाई की वैल्यू की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए थी, है ना, फिर ही पाई की वैल्यू 180 होता है। पाई की वैल्यू 180 होता है तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर हमारा b आ जाएगा। ठीक है, अंदर हमारा b आ जाएगा, अंदर हमारा b आ जाएगा, b आ जाएगा। तो अब इस कोण का मान बताइएगा, इस कोण का मान बताइएगा। इस कोण यदि त्रिभुज OBC में देखें, किसमें, त्रिभुज OBC में देखते हैं, OBC में देखते हैं तो इस कोण का मान क्या होगा, त्रिभुज के शेष दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस b हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ये आपका a प्लस b हो जाएगा। अब आपको मान निकालने बोला है तो मान कैसे निकालेंगे देखिए। अब मान कैसे निकालेंगे देखिए, अब मान कैसे निकालेंगे देखिए। अब आपको त्रिभुज किस में देखना है, ए बी ई में देखना है, इसमें देखना है। हमको इस त्रिभुज के दो कोनों का योग पता है, लास्ट ई वाला नहीं जानते। अब हमको निकालना था x का। अब पता है ना कि यदि किसी एक एंगल को बाहर बढ़ाया गया है, कि मतलब किसी एक भुजा को बाहर बढ़ाया गया है और इससे जो एंगल बना है तो उस एंगल का योग क्या होगा, शेष दो भुजाओं के शेष दो कोण के योग के बराबर। तो x बराबर हमारा क्या हो सकता है, यहाँ तो हमको c ले लेना है, c प्लस इस भुजा का a प्लस b है तो a प्लस b। देखिए ऑप्शन में कहीं है क्या, ये x प्लस x इक्वल टू सी ए बी, एक्स प्लस सी ए बी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको एक नया कॉन्सेप्ट जगाना है। नया कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि आपको इस प्रकार से 3-4 लाइनें दे दी जाएंगी जो समानांतर रहेंगी एक दूसरे के, है ना, और इसमें 2 तिर्यक रेखाएँ होंगी, एक दूसरे के समानांतर होंगी और इसमें 2 तिर्यक रेखाएँ होंगी। इसमें आपका रेशियो मेथड लगा के हमको क्वेश्चन आंसर निकालना है। पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू पी आर, है ना, इसका यहाँ तक डब्ल्यू तक ही पूरा समानांतर है। उसके बाद हमको वैल्यू किसका किसका दिया गया है, तो हमको वैल्यू दिया गया है पी आर का। पी आर का वैल्यू कितना है, 20 है। ठीक है, उसके बाद हमको दिया गया है आर टी का, है ना, आर टी का वैल्यू दिया गया है 44, आर टी का वैल्यू दिया गया है 44 और टी वी का वैल्यू दिया गया है 32। ठीक है, उसके बाद इस पूरे होल का वैल्यू दिया गया है हमको यहाँ तक का 84। इसमें हमको रेशियो निकालना रहता है। अब इसको हम अनुपात में निकालते हैं तो क्या होगा, 20, 44 और 32, 20, 44 और 32। इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, सिंप्लीफाइड कर दीजिए तो ये हमारा 5 आ सकता है, यहाँ 11 आ जाएगा और ये 4 से कट रहा है ना, तो 4 से कटेगा तो यहाँ 8 आ जाएगा। ये हमारा रेशियो हो गया। तो जो रेशियो इस साइड का है ना, 20 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5, 44 की जगह 11 लिख सकते हैं और 32 की जगह 8 लिख सकते हैं। वही रेशियो यहाँ काम करेगा, सेम, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा 8। ये हमारा रेशियो है। ठीक है, रेशियो, ये हमारा रेशियो है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्यू और एस।
QS का रेशियो कितना है? QS का रेशियो 5 है। टोटल में रेशियो जोड़िए, तो टोटल में रेशियो जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 24। ठीक है, 24। और टोटल कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक का? 84। ठीक है, 84 देख दिया है। निकालना हमको कितना है? QS कितना है? तो QS जितना है उसको हम यहाँ गुना कर देते हैं, बाकी हम 24 से भाग दे देंगे, है ना। या तो एक का निकालिए, उसके बाद आप किसी का भी निकालते रहिए, ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, तो इसको कट फिट करेंगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा? कट फिट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 17.5 सेंटीमीटर, ये आंसर। ठीक है, क्या किए फिर से एक बार देखिए, क्या किए इसमें? तो इसमें कुछ रेशियो दिया गया है ना, इसमें कुछ रेशियो दिए गए हैं, कुछ वैल्यू दिए गए हैं। पहले तो वैल्यू क्या दिया गया है? इसका 20 दिया गया है, फिर इसका दिया गया है 44 और फिर इसका दिया गया है 32। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको एक ही बार में दे दिया गया है, कितना? 84, है ना। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको 4 से काटते हैं, तो ये कट जाएगा आपका 5 बार में, तो ये 5 ले लिया मैं। ये कट जाएगा 11 बार में और ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो वही रेशियो यहाँ भी रहेगा। ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस टोटल को जोड़ेंगे तो हमको मिलता है 24, और हमको टोटल वास्तविक में दिया कितना है? तो 84 दिया है। यदि 24 को भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? जो भी आएगा उसको ले लीजिएगा और साथ में जिसका पूछेगा उसका गुना कर दीजिएगा, तो आ जाएगा वैल्यू 17.5, है ना। यदि हमको QS का निकालना है तो 5 से गुना करिए। यदि हमको अगर बोल देता कि W और U का निकालना है तो हमारे पास WU का वैल्यू कितना है? 8, तो इस 5 की जगह हम 8 से गुना करते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा कि 24 से जब 24 से जैसी 84 भाग हो रहा है तो वो 1 का वैल्यू निकाल रहा होगा, उसके बाद जितना रेशियो निकालना है उतने का निकाल लीजिएगा। फिर सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है हमारा अगला क्वेश्चन, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है हमारा अगला क्वेश्चन, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बड़ा करता हूँ और हम बस यहीं से समझेंगे। हमको बस निकालना क्या है ये देख लेते हैं। हमको EG, PQ और DQ का मान निकालना है। चलिए, इतना हमको आवश्यकता है देखने के लिए। अब बनाता हूँ मैं। यहाँ पे AC का वैल्यू दिया गया है 42 और CE का वैल्यू दिया गया है 24। हमको G और E का वैल्यू नहीं दिया गया है। साथ में हमको Q और R का दे दिया गया है और R और S का दे दिया गया है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वैल्यू यहाँ से कितना बड़ा है ना। ये वैल्यू जो है यहाँ से कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से कितना बड़ा हुआ है। तो देखिए, इसी लाइन में एक 36 है और एक 24 है ना। ये सभी समानांतर रेखा है। बगल वाला सीधा सीधा जो खींचा है AB, CD, EF और GH समानांतर रेखा है। ठीक है, अब हमको करना क्या है? हमको करना क्या है? ये 24 से 36 कैसे हुआ? क्या ये 24 का 1.5 गुना है? 24 का 1.5 गुना करके देखिए, एक तो 24 और उसका आधा 12 जोड़े तो 36 आ जाएगा। तो अमूमन ये क्या होगा? इसका 1.5 गुना है। ठीक है, तो ये 42 का भी 1.5 गुना यहाँ होना चाहिए, है ना। या फिर ये 42 का 2/3 यहाँ होना चाहिए। तो 42 का 2/3 क्या होगा? यहाँ भी निकाल लीजिएगा, मैं फिर काट दूँगा इसको। 42 का 3/2 होना चाहिए ना, 1.5 है तो 3/2 क्या होना चाहिए? देखिए, ये होता है हमारा 21 दूनी 42 और 21 दिया क्या होगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो सॉरी, ये हमने गलत निकाल लिया है। इसका 3/2 नहीं होना चाहिए, 2/2 होना चाहिए था। 1.5 गुना है ना, तो 1.5 गुना कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। ये हमने गलत तरीके से निकाल लिया इसको। ये 42 है, अब 42 का हमको कितना निकालना है? ये 42 किसका 1.5 गुना है? तो 42 किसका 1.5 गुना है? तो 42 है 28 का 1.5 गुना, है ना। तो यहाँ पे 28 होगा, ये यहाँ पे 28 हो गया। ठीक है, ये हमने गलत तरीके से निकाल लिया था। ठीक है, ये हो गया 28। अब हमको पूरा मान मिल गया, यहाँ 42, यहाँ 24 और यहाँ 28। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यदि हाफ आप से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, 24 का हो जाएगा 12 और 28 का हो जाएगा 14। हम इसको इससे छोटा और नहीं कर सकते, ये छोटा ये और बाकी वह नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही रेशियो यहाँ भी रहेगा, है ना। ये 21 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब हमको निकालना है EG।
ई जी कहाँ पे है, देखिए ई जी कहाँ पे है। ई जी तो हमने निकाल लिया, ई जी हमारा 28 है। ई जी हमने निकाल लिया, ई जी कितना है, ई जी 28 है। तो ये हो गया 28, ये 28, ये 28 हमने निकाल लिया ई जी। प्लस हमको पी क्यू भी निकालना है, प्लस पी क्यू निकालना है। पी क्यू कहाँ पे है, पी और क्यू कहाँ पे है, देखिए तो ये इसको पी पर लीजिएगा ना, ये पी है, ठीक है। पी क्यू, हमको पी क्यू निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर पूरा 1.5 गुना चल रहा है। तो इस 42 का अगर 1.5 गुना किया जाए तो अभी निकाले थे ना 63, 42 का 1.5 गुना कितना होता है, 42 का 1.5 गुना हो जाएगा 63। तो 42 का 1.5 गुना हम यहाँ लिख सकते हैं 63, 63, और 63 यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है। 63 यहाँ भी लिख दीजिए। प्लस अब हमको निकालना है डी एफ। अब हमको डी एफ निकालना है। डी एफ कहाँ है, ये डी है और ये एफ है। इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है। डी एफ की वैल्यू 12 है। डी एफ कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, डी एफ कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। हमें क्वेश्चन में कुछ और गिवन है क्या, क्वेश्चन में कुछ और गिवन होगा, है ना। इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं दी होगी, है ना। हमको इसकी वैल्यू पूरा दिया गया था, इसकी वैल्यू पूरा दिया गया था। ये कितना दिया गया था, 188, 188, ठीक है। इसकी पूरा वैल्यू दिया गया था 188। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलता है 47 मिलता है, ठीक है। इस तीनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 47 मिलेगा। तो इस 47 को से भाग कर दीजिए। और हमको निकालना किसका है, डी एफ का निकालना है। डी एफ का वैल्यू कितना है, 12, डी एफ का वैल्यू 12 है। तो पूरा अगर उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा डी एफ का वैल्यू 48, ये 48, ठीक है। ये हमको मिल जाएगा। अब इस तीनों को जोड़ के आप आंसर बता दीजिए। इस तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 139, हाँ। चाहे तो यूनिट डिजिट से बना सकते हैं। देखिए 8 8 कितना होता है, 16, ठीक है। और 16 और 3 19, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 9 केवल 139 में है, तो आंसर आ जाएगा 139, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसमें इसी प्रकार है। क्वेश्चन पढ़िए। नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी डी और ई एफ आपस में समानांतर है, ठीक है। यदि ए बी 29 है, ए बी 29 है तो ए बी 29 लिख लीजिए, ये ए बी 29 है, ठीक है। और जो एफ ई है वो 57 है, ये नीचे वाला आपका 57 है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, जो ए सी है ना, जो ए सी है 3/4 है किसका, बी डी का। ए सी जो है 3/4 है बी डी का। ए सी जो है 3/4 है, ए सी जो 4 है 3/4 है किसका, बी डी का। बी डी का 3/4 है। यहाँ बी डी ना होके आपको यहाँ पे ना सी ई होना चाहिए था, सी ई, ठीक है। यहाँ से सुधार लीजिएगा, यहाँ पे सी ई होगा, सी ई, ठीक है। तो क्या बोला हमने, ए सी इज इक्वल टू 3/4 सी ई, ठीक है, 3/4 सी ई। तो ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए सी का वैल्यू हो जाएगा 3 और सी का वैल्यू हो जाएगा, पक्षांतर कर देते हैं तो ये ई सी इधर नीचे आ जाएगा, है ना। अब देखिए जो ऊपर वाला वैल्यू ऊपर, नीचे वाले का नीचे, तो ए सी का हो जाएगा 3, ये जो ए सी है इसका हो जाएगा 3, और जो सी ई है इसका हो जाएगा 4, ठीक है, इसका हो जाएगा 4। और हमको पूछा क्या गया है, इस बीच वाले का वैल्यू पूछा गया है, पूछा क्या गया है, इस बीच वाले का वैल्यू पूछा गया है। तो इस बीच वाले का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। हमको निकालना है सी डी का वैल्यू निकालना है। सी डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐसा जो क्वेश्चन आएगा उसमें ट्रिक रहेगा, जो इस 4 को ना इससे इंटू करना है और इस 3 को इस 57 से इंटू करना है, ठीक है। इस 4 को इस 57 से इंटू करना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 29 × 4 प्लस 57 × 3, ठीक है। अब इस दोनों को भाग देना है किससे, 3 + 7 से, 3 + 11 से भाग देना है। और जो आंसर आएगा वही आपके किसका उत्तर होगा, सी डी का। सी डी बराबर हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह से बनाना है और इसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। इसका वैल्यू आना चाहिए 41, ठीक है। अगर ऊपर होगा ऊपर इसे निकाल के देख लीजिएगा, ये 41 ही आना चाहिए, नहीं आएगा तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ चित्र दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दोनों समानांतर हैं, ये दोनों के 4 समानांतर हैं। इसमें आपको x और y का मान पूछा है,
इसमें क्या है आपका x और y का मान पूछा है। इस ऐसा क्वेश्चन में बनाने के लिए इतना आसान है क्वेश्चन, है ना, आपको एकदम इजी से बन जाएगा। इजी कैसे बनेगा अब ये देखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो यहाँ जो ये 15 है तो यहाँ भी 15 होना चाहिए, है ना, वैल्यू, ये फिलहाल वैल्यू है लेकिन जो रेशियो सेम होता है, यहाँ 15 है तो 15 का रेशियो यहाँ भी होगा, यहाँ 27 है तो यहाँ भी 27 होना चाहिए। लेकिन हम कोई वैल्यू ना रख के इसके जगह हम रख देते हैं के, ठीक है, हम इसके जगह रख देते हैं के रख देते हैं, ठीक है, इसके हम जगह रख देते हैं के, जहाँ नहीं है वहाँ के रख देते हैं, सॉरी, तो वहाँ तो x है वहाँ के नहीं रखना है, जहाँ खाली वहाँ रखना है, यहाँ के रखना है। अब इसको इसके रेशियो को बराबर करते हुए लिखना है तो 15 हो जाएगा, है ना, 15 बटे क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ठीक है, 15 बटे के, ऊपर हो जाएगा आपका x बटे 27 हो जाएगा, ऊपर नहीं, उसके बाद क्या लिखा है 25 बटे y, ठीक है, ये हो जाएगा 25 बटे y, फिर लिखेंगे हम k बटे 60, k बटे 60, ऐसा करना। अब के का वैल्यू हमको समान करके पहले आंसर ले आते हैं, है ना, तो यहाँ पे है 15 के और यहाँ 60 के, तो ये हो जाएगा 15 के बराबर ये हो जाएगा k बटा 60, ठीक है, k को एक साइड ले आते हैं और 60 और 15 को एक साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 और ये बोले कि तिर्यक गुण, इसको इधर इसको इधर, तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 900, ठीक है। अब ये बताइए कि ये 900 किसका स्क्वायर है, तो 900 जो है आपके 30 के स्क्वायर है। इधर रूट लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, रूट लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो k की वैल्यू 30 आया, तो जहाँ जहाँ k है वहाँ 30 लिख देते हैं, जहाँ जहाँ k है वहाँ 30 लिख देते हैं, तो ये 30 हो गया और ऊपर भी 30 हो गया। अब देखिए आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है ना, पहले वाले में देखिए, पहले में क्या रिलेशन बन रहा है, तो पहले वाले में रिलेशन क्या बन रहा है ये देखिएगा, है ना, पहला रिलेशन ये है कि ऊपर का वैल्यू जो है 15 है और नीचे 30 है, मतलब ऊपर आधा है नीचे डबल है ना। सेम यहाँ देखिए तो, है ना, यहाँ 30 ऊपर है और 60 नीचे है, तो ऊपर का आधा नीचे का डबल, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है, ऊपर आधा होना चाहिए, ठीक है, और नीचे डबल, तो 25 ऊपर है और नीचे खाली है तो 25 का डबल हो जाएगा यहाँ 50, ठीक है। अब यह ऊपर x है नीचे 27 है, तो 27 किसका डबल है, 27 आपका डबल है 13.5 का, 27 आपका डबल है 13.5 का। और हमको अब निकल गया x और y का वैल्यू, x बराबर हो गया 13.5, y बराबर हो गया 50, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63.5। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।